आज मैं इस वीडियो में आपको दोहरे लेखा प्रणाली की जो होती है डबल एंट्री सिस्टम होते हैं उसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। और दोहरे लेखा प्रणाली क्वेश्चन भी आपके टीजीटी पीटी और एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक लिपिक रमेश को भुगतान किया गया वेतन है, ठीक है। वेतन पूछ रहा है कि वेतन आपका कौन सा खाता है, तो वेतन खाता जो हो जाएगा आपका नाम मात्र खाता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे खाते 3 प्रकार के खाते हैं, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, और तीसरे नंबर जो खाता है नाम मात्र के खाते होते हैं, ठीक है। नाम मात्र के खाते में हमारे जो व्यापार के जो आय व्यय लाभ हानि से संबंधित जितने भी खाते होते हैं वो नाम मात्र के खाते होते हैं। तो हम रमेश को वेतन दे रहे हैं तो हमारे व्यय से संबंधित खाता हो गया, ठीक है। तो इसलिए व्यय से संबंधित खाता होते हैं नाम मात्र के लेन देन का खाता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मूल लेखांकन समीकरण आधारित होती है, ठीक है। तो मूल लेखांकन समीकरण जो आधारित होती है वो हमारी द्विपहलू अवधारणा पर आधारित होती है, ठीक है। द्विपहलू अवधारणा यानी कि दोहरे लेखा प्रणाली अवधारणा। दोहरे लेखा प्रणाली की अवधारणा पर दोहरे लेखा प्रणाली की अवधारणा का जो आप ल्यूकस पेसिली ने 1494 ईस्वी में इटली में जो है, ठीक है, दोहरे लेखा प्रणाली की खोज की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रय पुस्तक को क्या अभिलेखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्रय पुस्तक में याद रखिएगा आप कि माल के समस्त उधार क्रय का लेखा जो क्या करता है क्रय पुस्तक में लेखा किया जाता है, ठीक है। और उधार विक्रय का लेखा जो किया जाता है वो आपकी विक्रय पुस्तक यानी विक्रय वही में किया जाता है। और उधार यानी नकद क्रय और नकद विक्रय के यानी कि जो नकद लेन देन होते हैं उनका लेखा रोकड़ वही में किया जाता है, ठीक है। तो यह क्रय पुस्तक की बात हो रही है, तो क्रय पुस्तक में आपको क्या होगा उधार क्रय का लेखा किया जाएगा, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्राइंग अकाउंट्स यानी कि आहरण खाता है, तो आहरण खाता आपका क्या है, तो आहरण खाता जो होता है आपका व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। क्योंकि आहरण क्या होता है आपका जो व्यापार का स्वामी अपने पर्सनल यूज के लिए व्यापार से संपत्ति या माल निकालता है, ठीक है। तो ऐसे खातों को हम आहरण खाता कहते हैं। तो व्यक्ति क्योंकि व्यापार का स्वामी अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज यानी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकालता है, ठीक है। तो इसलिए आहरण खाते को व्यक्तिगत खाते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका लिमिटेड ने एक मशीन टाटा एंड सन्स से ₹1,50,000 में खरीदी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक, ये आपका एक लेन देन हो जाएगा क्योंकि अशोका लिमिटेड इसमें क्रेता हो जाएंगे और टाटा मशीन एंड सन्स जो हो जाएगा इसमें विक्रेता हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक व्यापारिक लेन देन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है तो आपका सी आंसर हो जाएगा इसमें कि प्राप्तकर्ता है नामे और प्रदाता है जमा, ठीक है। रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट, ठीक है। क्योंकि दोहरे लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के अनुसार अगर जनरल में एंट्री करते हैं तो आपके जो तीनों खाते होते हैं उन तीनों खाते के अनुसार इनके जो जनरल प्रविष्टि के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है व्यक्तिगत खाते के नियम अनुसार, तो व्यक्तिगत खाते के अनुसार पाने वाले व्यक्ति को जो है डेबिट किया जाता है और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका वास्तविक खाते के अनुसार यानी कि संपत्ति खाते के अनुसार, ठीक है, संपत्ति खाते के अनुसार कि व्यापार में आने वाली संपत्ति को डेबिट करते हैं और व्यापार से जाने वाली संपत्ति को आप क्रेडिट करते हैं। अवास्तविक खाते के अनुसार यानी कि नॉमिनल अकाउंट के अनुसार व्यापार की जितने व्यय और हानियां होती हैं उन्हें सबको डेबिट किया जाता है और लाभ और प्राप्ति से संबंधित खातों को जो है क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए रिसीवर इज डेबिट और गिवर इज क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है आपका। तो ये आपकी सही आंसर है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन द्वारा विक्रय के आधार पर बेचा गया है तो लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो लेखी किया जाएगा वो किस प्रकार किए जाएंगे, देखिए कि 10,000 मूल्य का माल अनुमोदन विक्रय के आधार पर बेचा गया है, ठीक है। तो विक्रय किया गया है तो उसका मतलब विक्रय खाते में भी इसकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और 10,000 का माल का स्टॉक गया है तो स्टॉक में भी हमारी एंट्री हो जाएगी। और क्योंकि ये उधार माल बेचा गया है, अनुमोदन बेचा गया, उधार माल बेचा गया है तो देनदारों में भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी में, ठीक है। इस यानी कि तो लेखांकन की तिथि पर इस लेन देन का समायोजन किया जाता है, वो विक्रय में भी किया जाएगा, स्टॉक में भी किया जाएगा, देनदार में किया जाएगा, उपयुक्त तीनों में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नाम में होगा, यानी कि नाम में से मतलब डेबिट होगा, ठीक है। तो उधार माल क्रय किया गया तो इसकी जनरल एंट्री जो हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट या टू ABC यानी कि इसके आपके जो जिससे हमने माल
खरीदा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डेबिट जो होगा परचेज अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा परचेज, यानी कि डी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नकद को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो प्रवर्तक अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला, तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला जाता है, उसे बोलते हैं आहरण या ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आहरण खाते में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो लेखांकन प्रक्रिया में सरलीकरण जो शामिल नहीं होता है, अभिलेखन शामिल होता है, वर्गीकरण करना होता है, सारांशीकरण भी शामिल होता है, परंतु सिंप्लीफाई यानी कि सरलीकरण शामिल नहीं होता, तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ब्याज खाता आपका नाममात्र खाता है। ठीक है, क्योंकि नाममात्र खाते में व्यापार से संबंधित जितने भी व्यय और हानि संबंधित खाते होते हैं वो आपके नाममात्र खाते में होते हैं। तो ब्याज खाता आपका नाममात्र खाता है। उपार्जित ब्याज खाता, अदत्त ब्याज खाता और पूर्वदत्त ब्याज खाता, ये तीनों जो हैं आपके प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक डूबी रकम के प्रावधान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। तो ये जो आपकी आएगी रूढ़िवादी परंपरा में आ जाएगा। ठीक है, रूढ़िवादी परंपरा में मैंने बताया है कि रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार क्या होता है कि व्यापार के लाभों को प्रदर्शित नहीं किया जाता, बल्कि भविष्य में होने वाली हानि को सम्मिलित अवश्य किया जाता है। ठीक है, क्योंकि संदिग्ध ऋण प्रावधान जो होते हैं वो भविष्य में होने वाले प्रावधान है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका रूढ़िवादी परंपरा के अंतर्गत आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि डेबिट द रिसीवर यानी पाने वाले को डेबिट किया जाता है और गिवर यानी कि देने वाले को क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो होता है आपका कौन से खाते में आता है, तो ये आपका आता है व्यक्तिगत खाते के अनुसार आता है। ठीक है आपका, तो ये आपके व्यक्तिगत खाते के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैप आवश्यक होता है। ठीक है, तो गैप आवश्यक जो होता है वो लेखांकन में वैश्विक संयोजन के लिए होता है। तो गैप जो होता है वो लेखांकन नियमों और मानकों का एक जो संग्रह होता है। ठीक है, जो लेखांकन में जो आपके नियम होते हैं और मानक होते हैं उनका एक संग्रह होता है गैप। तो लेखांकन में वैश्विक संयोजन होता है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है। ठीक है, नाममात्र खाते यानी नॉमिनल अकाउंट। नाममात्र खाता नहीं क्या होता है आपका कि जिसमें व्यापार से संबंधित जितने भी व्यय और हानियाँ, ठीक है, आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेखे होते हैं वो आपके नाममात्र खाते में आते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें दिया गया है कि अशुद्ध ऋण की वापसी। अशुद्ध ऋण की वापसी यानी कि अशुद्ध ऋण वह ऋण होता है कि जो कि आपका डूबा हुआ ऋण होता है और वो आपकी वापसी हो रही है, तो इसका मतलब आपकी आय हो रही है। ठीक है, तो आय व्यय से संबंधित जितने खाते लेके जाते हैं आपके नाममात्र के खाते होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा अशुद्ध ऋण की वापसी, वो आपके नाममात्र खाते के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेबिट सभी व्यय और हानियाँ, क्रेडिट सभी लाभ और आय। ठीक है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी आपकी व्यय और हानियाँ होती हैं वो डेबिट की जाती हैं और जितने भी आपके लाभ और आय होते हैं वो आपके क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कौन से अकाउंट में, आपके नॉमिनल अकाउंट में यानी कि नाममात्र खाते के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आपके नाममात्र खाते के अनुसार हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर नाममात्र खाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट की मदों का सूची सेकंड की मदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो सूची फर्स्ट में दिया गया कि AS1। ठीक है, तो AS1 जो संबंधित होता है वो लेखांकन नीति को प्रकटन करने में संबंधित होता है। ठीक है, AS3 जो होता है वो आपका रोकड़ प्रभाव विवरण से संबंधित होता है। ठीक है, AS10 जो होता है आपका वो स्थायी संपत्ति के लेखांकन से संबंधित होता है और AS90 यानी AS19 जो होता है आपका वो लीज और उनके लेखांकन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार आप जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसूली खाता होता है। ठीक है, तो वसूली खाता क्या होता है कि वसूली खाता जो आपके फर्म के समापन की दशा में जो बनाया जाता है, इससे संपत्ति और दायित्वों का निस्तारण होता है और लाभ हानि का ज्ञात हो जाता है। ठीक है, लाभ हानि ज्ञात किया जाता है। तो लाभ हानि से संबंधित जो खाता होता है हमारा कौन सा खाता होता है, नाममात्र का खाता होता है। ठीक है, तो इसलिए वसूली खाता जो हो जाएगा हमारा नाममात्र का खाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। ठीक है, तो जब हम लेनदारों को भुगतान करेंगे तो हमारे क्या होगा, दायित्वों में कमी आ जाएगी और संपत्ति में भी कमी आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कुल दायित्वों तथा कुल संपत्तियों में कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि डेबिट की जाएगी। तो कुल ब्याज की राशि किस नाम से डेबिट की जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्याज संदेह खाता, यानी कि इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के नाम से डेबिट किया जाता है। ये जो ब्याज सस्पेंस अकाउंट जो डेबिट किया जाता है, ये आपका किस भुगतान पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज संदेह खाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें व्यावसायिक क्रिया क्या हो जाएगी आपकी, एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये का लाभ कमाता है, यह आपकी व्यवसायिक क्रिया नहीं होगी। जबकि एक बीमा कंपनी की क्रिया है, व्यवसायिक क्रिया है। एक प्रोविजन स्टोर को चलाना ये व्यवसायिक क्रिया है। एक होटल में खाना पकाना और बेचना ये भी व्यवसायिक क्रिया है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है, तो ये आपकी व्यवसायिक क्रिया नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। ठीक है, तो डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के, ये आपका सत्य होता है क्योंकि दोहरे लेखा प्रणाली के अनुसार किसी भी व्यापारिक लेन देन से, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट दोनों पक्ष पे ही समान प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो लेखांकन में हमेशा सत्य होता है। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ उस लेन देन को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी कि संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैंक ऋण पर ब्याज दोहरा लेखा प्रणाली में कहाँ दिखाया जाता है। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली में जो बैंक ऋण पर ब्याज जो आपको रोकड़ खाते में दिखाया जाता है, क्योंकि इसकी जब आप जनरल एंट्री करोगे तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डीआर हो जाएगा और 2 में आपका कैश आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि 2 में आपका कैश आ रहा है यानी कि रोकड़ खाता आ रहा है, तो आपका रोकड़ खाते में दिखाया जाएगा। और अगर इस बैंक ऋण का ब्याज जो का अगर भुगतान आप बैंक से करते हैं तो आपका 2 में बैंक आ जाएगा, तो बैंक खाता आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बैंक नहीं दिया है, रोकड़ खाता दिया है, तो रोकड़ खाते से इसका मतलब आप रोकड़ खाते से इसका भुगतान कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर रोकड़ खाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत खाते में हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत खाते के अनुसार जो खाते होते हैं 3 प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, एक होता है अप्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, ठीक है, और एक होता है आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो ये जो आपका कमीशन अग्रिम प्राप्त जो आएगा वो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका व्यक्तिगत खाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय की बात हो रही है, तो ये सामान्य रोजनामचे इसका अभिलेखन होगा। संपत्ति आपकी उधार विक्रय हो रही है या नगद विक्रय हो रही है, वो सामान्य रोजनामचे में ही लिखा होगा। और अगर यदि आपका माल का उधार क्रय विक्रय हो रहा है, तो आपका अगर यदि माल आप उधार क्रय कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, क्रय वही में आएगा। और उधार विक्रय कर रहे हैं तो विक्रय वही में आ जाएगा। और नगद क्रय और विक्रय कर रहे हैं तो आपका रोकड़ पुस्तक में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन की बात की गई है, तो अगर आप संपत्ति का उधार विक्रय या नगद विक्रय करोगे तो आपका वो उसका जो लेखा होगा वो सामान्य रोजनामचे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो चालू संपत्ति में आपका जो है ख्याति को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, देनदार, रोकड़ और व्यापारिक स्टॉक जो आपके चालू संपत्ति में शामिल किए जाते हैं। ख्याति को आप जो है चालू संपत्ति नहीं बल्कि स्थायी संपत्ति में सम्मिलित करते हैं, क्योंकि ख्याति जो होती है एक अमूर्त संपत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विप्रविष्टि प्रणाली विवरण रखती है। द्विप्रविष्टि प्रणाली यानी कि दोहरे लेखा प्रणाली होती है। दोहरे लेखा प्रणाली में आपके व्यक्तिगत खाते भी सम्मिलित होते हैं, वास्तविक खाते भी होते हैं, नॉमिनल अकाउंट भी होते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी होते हैं। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि इसमें कथन दिया गया है, एक कथन, ठीक है, कि दोहरा खाता प्रणाली में कंपनी की संपत्ति के अंतिम लेखे उसकी परिसंपत्ति की सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। ये कथन आपका सही है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति में जो ह्रास लगाया जाता है वो एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उससे संपत्ति की जो सच्ची हालत का पता नहीं चल पाता है। और तर्क में दिया गया क्योंकि कंपनी की परिसंपत्ति पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर ही दर्शाई जाती है, ठीक है, ये भी आपका कथन सही है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति क्या होती है, संपत्ति के निरंतर प्रयोग करने पर उसके मूल्य में जो कमी आती चली जाती है, ठीक है, उसे ही ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया कंपनी की परिसंपत्ति पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपने लागत मूल्य पर दर्शाई जाती है, तो इसलिए कथन आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, और ए जो आर जो है वो आपकी ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जन उपयोगी संस्थानों में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है, ठीक है, ये जो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोहरा खाता पद्धति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक कंपनी की दशा में कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्वों को घटाने के पश्चात जो शेष बचता है उसे कहते हैं, तो संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटाने के पश्चात जो बचता है उसे शुद्ध मूल्य कहा जाता है, आपका आंसर शुद्ध मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को अपनाया जा सकता है, ठीक है, तो प्रत्यक्ष पुष्टिकरण विधि को आपका देनदारों और लेनदारों के दोनों के संबंध में ही अपनाया जा सकता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें देखिएगा फर्स्ट दिया गया है कि बिके हुए माल की लागत माइनस अंतिम रहत्या माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक रहता है, यही आपका कथन जो सही नहीं है, क्योंकि बिके हुए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से आप क्लोजिंग स्टॉक घटा रहे हैं, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी सब आपके देखिएगा कि परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक यानी परचेज में आपका ओपनिंग स्टॉक जोड़ता है, अब माइनस बिके हुए माल की लागत घटा देते हैं तो आपका अंतिम रहता निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये सही है आपका। नेक्स्ट है आपका कि प्रारंभिक रहतियाँ प्लस परचेज यानी कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज प्लस करते हैं और अंतिम रहतियाँ घटा देते हैं, ठीक है, तो आपका बिके हुए माल की लागत आ जाती है, ये कथन भी आपका सही है, ठीक है, यानी कि ये समीकरण भी सही है आपकी। नेक्स्ट है कि अंतिम रहतियाँ और प्लस बिके हुए माल की लागत में से माइनस आप क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो आपका ओपनिंग स्टॉक निकल कर आ जाता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कथन जी यानी कि फर्स्ट जो समीकरण दी गई है वो आपकी गलत दी गई है, ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, कथन सही देखना है। सबसे पहला कि देय विपत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है, गलत है, क्योंकि देय विपत्र खाता जो आपका आता है वो संपत्ति खाता होता है, ठीक है, वास्तविक खाता होता है, तो ये आपका गलत हो गया। बैंक ऋण खाता एक नाम मात्र खाता है, ये भी गलत है, क्योंकि बैंक ऋण खाता आपका जो व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है, ये भी गलत है आपका। पूर्वदत्त वेतन खाता एक नाम मात्र खाता होता है, पूर्वदत्त वेतन खाता जो होता है वो आपका प्रतिनिधित्व व्यक्तित्व खाता होता है, तो आपका ये कथन भी गलत है। अब आते हैं डी पर कि उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है, कि ये आपका खाता सही है, ठीक है, तो ये कथन आपका जो है सही है, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाता है, ठीक है। अब देखिएगा आहरण खाता आपका व्यक्तिगत खाता होता है, सही है। बैंक खाता भी आपका व्यक्तिगत खाता होता है, ये भी सही है। पूर्वदत्त किराया खाता भी आपका व्यक्तिगत खाता होता है, सही है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी आपके व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं, आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकल लाभ बराबर होता है, ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले कहा गया है कि विक्रय माइनस अंतिम रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि विक्रय में से अंतिम रहते हैं आप माइनस नहीं करते, क्योंकि विक्रय में अंतिम रहते को आप प्लस करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं सी के बारे में, बी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अब सी में देखिएगा कि विक्रय माइनस प्रारंभिक रहतियाँ प्लस क्रय, यानी प्रारंभिक रहतियाँ आपका क्रय तो परचेज हो, यानी कि परचेज तो प्लस होता है परंतु अंतिम रहतियाँ प्लस नहीं होती, तो आपका ये भी गलत हो गया, ठीक है। डी में आ जाइएगा कि विक्रय प्लस अंतिम रहते हैं, ठीक है, विक्रय के साथ अंतिम रहते हैं आप प्लस करते हैं, ठीक है, माइनस
प्रारंभिक रहतियाँ यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज भी करते हैं, ये भी सही है। और प्लस सभी प्रत्यक्ष व्यय भी आप प्लस करते हैं, ये भी सही है। परंतु अप्रत्यक्ष व्यय है जो आप इनके ओपनिंग स्टॉक या परचेज के साथ नहीं करते हैं, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत, यानी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप घटा देंगे तो आपका सकल लाभ निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था ल्यूकस पेसियोली ने 1494 ईस्वी में इटली में किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ल्यूकस पेसियोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खातों में दर्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके देखिएगा, इसमें जो आपका कर्मचारी की संख्या खातों में कभी दर्ज नहीं होती है, तो इसका आंसर आपका सी यानी कि कर्मचारी की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखा पुस्तक में न दर्ज किए जाने वाला एक मात्र मद है। ठीक है, जो लेखा पुस्तक में दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आता है वो व्यापारिक छूट को आप लेखा पुस्तकों में जो है दर्ज नहीं करते, यानी प्रविष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यापारिक छूट जो होती है वो ग्राहकों को जो है उसके सूची मूल्य पर, यानी कि जो वस्तु के सूची मूल्य पर दी जाती है। और व्यापारिक छूट का जो विशेष उद्देश्य होता है बिक्री को बढ़ाना होता है। ठीक है, तो इसीलिए व्यापारिक छूट की एंट्री जो लेखा पुस्तकों में नहीं की जाती है, आपकी ख्याति की, विशेष छूट की और नकद छूट की प्रविष्टि लेखों में की जाती है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा सी यानी व्यापारिक छूट का लेखा जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है।